नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक चतुर्वेदी, मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी दिल्ली स्टूडियो से। आज बाजार में हम देख रहे हैं कि 2 दिनों की कमजोरी के बाद थोड़ी रिकवरी की कोशिश है और बाजार के साथ साथ हमारी नजर है 2 राज्यों के चुनाव नतीजों पर भी, हिमाचल और गुजरात। हिमाचल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस की जो सीटें अभी तक रुझानों के मुताबिक जो निकल के आ रही हैं वो बहुत ही बराबरी की हैं। 33 सीटों पर कांग्रेस आगे है, बीजेपी 30 सीटों पर आगे है और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इस वक्त का ये ट्रेंड है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव के मुकाबले 12 सीटों का इस वक्त गेन हमें दिख रहा है। अब 68 सीटों के रुझान हमारे पास आ गए हैं। तो हिमाचल में जैसा कि कुछ एग्जिट पोल भी सजेस्ट कर रहे थे कि शायद कांग्रेस की सरकार वहां बन जाए, कांग्रेस की वापसी होती दिखे। तो जो ट्रेंड है 1990 के बाद से कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, शायद वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। अगर शुरुआती जो रुझान है अब तक के, हालांकि 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन अगर हम गुजरात की बात करें तो सारे एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं और कांग्रेस की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब हो गई है। बीजेपी 157 सीटों पर लीड कर रही है, 58 सीटों का गेन है और कांग्रेस की बात करें तो 61 से सिमटकर 16 सीटों पर आती हुई दिख रही है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी, वादे बहुत बड़े बड़े थे, दावे भी काफी बड़े किए गए थे पार्टी की ओर से, लेकिन सिंगल डिजिट में 10 के नीचे 7 सीटों पर यह आंकड़ा सिमटता हुआ दिख रहा है। अन्य के खाते में सिर्फ 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो मोदी मैजिक पूरी तरह से हावी है गुजरात में और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसे कहते हैं, जबरदस्त तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी सत्ता को रिटेन करेगी। 27 साल से बीजेपी वहां पर सत्ता में है और इस बार जो आशंकाएं थी कि शायद एंटी इनकम्बेंसी चले, सत्ता विरोधी लहर चले, वैसा कुछ नहीं दिखा और बीजेपी ना सिर्फ सत्ता में बरकरार है बल्कि पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े मार्जिन से यहां पर कांग्रेस को शिकस्त देती हुई दिख रही है। आपने निश्चित तौर पर कांग्रेस की वोट बैंक में सेंध लगाई होगी और उसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को ज्यादा बढ़त हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि 7 सीटों पर अभी तक के रुझान जो आए हैं उसके मुताबिक 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो चुनाव के जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने हम समय समय पर लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है इन राज्यों में, समीकरण कैसे बन रहे हैं। दिलचस्प होगा अब हिमाचल को देखना कि वहां पर ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि इस बार हमारा जो एग्जिट पोल था वो ये कह रहा था कि बीजेपी वहां रिटेन करेगी, जो इतिहास है 30-32 साल का वो बदलेगा और फिर से बीजेपी की वापसी होगी, जयराम ठाकुर वहां पर काबिज होंगे फिर से। लेकिन कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 32 सीटों पर आ गए। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है 35 का, उसके लिए किस तरह से गुणा गणित होती है, किस तरह से कवायदें चलती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन यूरो स्टॉक्स की चलिए शुरुआत कर लेते हैं और हमारा सवाल पूछने का तरीका आपकी स्क्रीन पर 9167329108 इस पर आप फोन कीजिए, SMS कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया के जरिए ET9 स्वदेश को देख रहे हैं तो फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर जाइए, वहां पर @ET9 स्वदेश पर अपनी क्वेरीज हम तक आप भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रॉफिट पार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और एंजल वन की स्नेहा सेठ। अविनाश जी और स्नेहा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। अविनाश जी, शुरुआत आपसे करेंगे। देखिए, बाजार के साथ कहीं ना कहीं नजर आज इलेक्शंस पर भी थी और कहीं ना कहीं इसको 2024 के लिए सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था कि एक स्ट्रांग क्यूज यहां से शायद निकल के आते हुए दिखेंगे। अभी तक की अगर हम रुझानों की बात करें तो अब किसी को कोई शक नहीं होगा कि ये एक्चुअल रिजल्ट्स में भी तब्दील होंगे। बाजार के लिए आपकी क्या सलाह होगी अविनाश जी? रिकॉर्ड हाइज पर जाकर थोड़ा सा हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, कंसोलिडेशन वाला फेज देख रहे हैं, नए निवेशक के लिए क्या सलाह देंगे और जो पुराने समय से हैं स्टॉक्स जिनके पास हैं या फिर अगर कोई इंडेक्स वाला भी ट्रेडर है तो उसके लिए क्या सलाह देंगे आप? गुड मॉर्निंग अभिषेक। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि जाएंगे गुजरात और हिमाचल स्टेट के, तो अंदाजा तो यही है कि गुजरात में कंप्लीट मेजोरिटी के साथ बीजेपी आएगी और ये मार्केट्स के एक्सपेक्टेशन से ही है। मेरे ख्याल से मार्केट्स इसको बहुत पॉजिटिवली लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट्स को कॉन्फिडेंस है कि इस बात की पुष्टि है कि रूलिंग
जो पार्टी है इसका डोमिनेंस और लीडरशिप में चलता रहेगा। हिमाचल में टक्कर की फाइट है और यहाँ पे मार्केट्स में कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज इस कारण से हो सकता है। तो डेफिनेटली आई थिंक मार्केट्स में जिस 3-4 दिनों से जो एक स्लो मूवमेंट हम देख रहे थे, इवेंट खत्म होने के बाद आपको शायद इसमें और थोड़ी सी क्लैरिटी और मेरे ख्याल से जो यूएस का जॉब डेटा है प्लस अगले हफ्ते जो यूएस का फेडरेट की मीटिंग है उसके ऊपर अभी सबके नजर रहेगी। वहां पे अगर 50 बेसिस पॉइंट का ही आता है तो मेरे ख्याल से इसको ये बहुत अच्छा लगेगा और उसके बाद एक अच्छा डायरेक्शनल व्यू मार्केट को मिलना चाहिए। बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक वाला मार्केट है, अच्छे कंपनीज और अच्छे अर्निंग्स ने डिक्लेयर किए, वहां पे फोकस करिए। तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट एक बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रह के अपने पोर्टफोलियो को ऐड करते रहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय बाजार में आपको दे दी गई है। चलिए अब बस सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं और सवाल पूछने का तरीका आपको बता ही दिया है। आप हमें फोन लाइन के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाखापट्टनम से रवीश कुमार जी। रवीश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैडम मैंने स्कैफर इंडिया का शेयर लिया हुआ, उसका एवरेज में आपको व्हाट्सएप किया हुआ है। क्या किया जाए, होल्ड किया जाए या निकल जाना चाहिए? ओके, ठीक है। स्नेहा आप सजेस्ट करिए। शेफलर इंडिया इन्होंने लिया हुआ है, ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है और हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो एंट्री की है वो थोड़े ऊपरी स्तर पर, इनका प्राइस जो है वो 3,490 रुपए के आसपास का है। हल्की तेजी भी आई थी स्टॉक में, लेकिन उसके बाद से लगातार स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है और उनको नुकसान भी काफी हो रहा है स्टॉक में। अभी बने रहना चाहिए या फिर निकल जाए स्टॉक से? आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बने रहें तो बेटर रहेगा। अराउंड 2400-450 के आसपास थोड़ा सा एक सपोर्ट लग रहा है मुझे और यहाँ से एक चांसेस है कि रिकवरी आ सकती है। तो फ्रॉम आई वुड से करके कि थोड़ा सा होल्ड करिए, आपके जो लेवल्स है वो आ जाएंगे मार्केट में। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको इस स्टॉक में दे दी गई है। फिलहाल बने रहने की राय आपको दी जा रही है, घबराने की बात नहीं, आपके लेवल्स जल्द ही यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सहारनपुर से सचिन चौहान जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। सचिन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। चलिए व्हाट्सएप के जरिए सवाल हमें आए वो भी ले लेते हैं। टाटा मोटर्स के शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, 100 शेयर्स हैं और 330 के भाव पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। मुनाफा हो रहा है फिलहाल तो इन्हें स्टॉक में 418 के आसपास स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। स्नेहा इस पर भी ये आप अपनी राय दीजिए, क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में? अभी मुनाफे में है ये, मुनाफा लेके निकल जाना चाहिए या फिर वेट करें? और स्टॉप लॉस भी सुझाइए इन्हें। अगर इनका टाइम फ्रेम थोड़ा लॉन्ग रन या थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो आई थिंक इसे होल्ड करना चाहिए। ऑल्दो टाटा मोटर्स अभी रिसेंटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है, बट आई डोंट थिंक करके कि यहाँ पे ज़्यादा करेक्शन आप एक्सपेक्ट करें। अराउंड 410 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है। आई थिंक यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग भी करना है वो भी सोच सकते हैं यहाँ पे एंटर करने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि एक स्टॉप लॉस जो है 408 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अपसाइड में जब भी काउंटर 448 लेवल्स निकालता है तो इसमें एक अच्छी तेजी आ जाएगी, जहाँ पे आपने जो लाइफ टाइम हाईज के आसपास ये काउंटर फिर जा सकता है। ठीक है, टाटा मोटर्स को लेकर ये व्यू। लेकिन आगे बढ़ेंगे, मुंबई से सवाल लेंगे मिराल शाह का। यह है सोशल मीडिया के जरिए इनके पास एचबीएल पावर के 250 शेयर 64 रुपए के भाव पर। अविनाश जी, एचबीएल पावर हमने देखा कि शेयर ये अच्छा चला है और इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है 109 रुपए के आसपास। हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन इनकी खरीद का जो भाव है वो बहुत सही है। क्या सलाह देंगे आप, एचबीएल पावर में अभी बने रहना चाहिए? स्नेहा इस पर आप व्यू दे पाएंगे एचबीएल पावर पर?
अगर आप देखेंगे काउंटर तो रिसेंटली काफी अच्छी रिकवरी दिखी थी, अगेन थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। आई वुड से करके कि स्टॉक ज्यादा करके रेंज बाउंड है, अपसाइड में 120 के आसपास एक इमीडिएट हर्डल है, और जो डाउन साइड में आप देखें तो 98 के आसपास 100 के आसपास एक सपोर्ट है। तो दिस इज द रेंज। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ ऐसा मेजर करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इट इज अ गुड स्टॉक टू होल्ड। आई बिलीव अपसाइड में इसमें अगर आप इसके वीकली चार्ट भी देखें, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप कंटिन्यूसली कोई स्टॉक अगर 20 डे डेमा के ऊपर चल रहा है, दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन। तो ये काउंटर उसमें से एक है। तो आई वुड सजेस्ट कि इसे होल्ड करें। अपसाइड में लेवल टू वॉच आउट विल बी अराउंड 120-121 के आसपास। अगर वो क्रॉस करता है तो इसमें आराम से आप 130-132 तक के लेवल देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये राय आपको HBL पावर में दे दी गई है। चलिए अब अगला सवाल भी ले लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हमें आया है जयपुर से प्रेम मूलवानी जी का सवाल है। ये CDSL के शेयर्स हैं इनके पास, 50 शेयर्स इन्होंने 1218 के भाव पर लिया हुआ है। CDSL इस वक्त अगर हम देखें तो इस स्टॉक में इस वक्त इनको हल्का मुनाफा हो रहा है। इनफैक्ट इनकी खरीदारी के आसपास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। 1218 पे इन्होंने लिया हुआ था और 1220 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्नेहा, निचले स्तर पर इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की और पिछले कुछ समय का अगर हम ट्रेंड देखें तो काफी रेंज में दिखाई दे रहा है ये स्टॉक। अभी क्या करना चाहिए? ये लेवल्स क्या सही हैं एंट्री करने के लिए या फिर निकल जाए? कोई और स्टॉक आप इनको सुझाएंगे? अगर आप एक काउंटर देखें तो एक अच्छा करेक्शन आने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। आई एम लाइक अगर आप देखें तो उनकी बाइंग लेवल्स हालांकि लाइक लोअर लेवल्स पे ही है। अगर सपोर्ट जोन भी देखें तो 1200 के आसपास ही है सपोर्ट्स। तो आई वुड सजेस्ट करके कि थोड़ा होल्ड करना चाहिए, बट इसमें आई थिंक टाइम आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। अपसाइड इसमें जब तक अपसाइड में आप 1260 ये लेवल्स को क्रॉस करते हुए नहीं देखते, तब तक इसमें थोड़ा सा मोमेंटम नहीं दिखेगा। तो स्टॉक के लिए आई थिंक करके कि इसमें टाइम देने की जरूरत ज्यादा है। स्टॉक में ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं जब तक वो सस्टेन कर रहा है 1200 के ऊपर। ठीक है, 1200 के ऊपर अगर ये शेयर टिका हुआ है तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। मुंबई से विकास का सवाल लेंगे। विकास नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड के 80 शेयर है 1003 के एवरेज से, एंड मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, सो आई कैन होल्ड फॉर एनी अमाउंट ऑफ टाइम प्रोवाइडेड द स्टॉक इज गुड। सो यही पूछना था कि इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और आई शुड गेट आउट ऑफ दिस स्टॉक। ठीक है, अनूप इंजीनियरिंग, हालांकि शेयर में हमने अच्छी तेजी देखी थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आकर शेयर फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अविनाश जी, नए CEO भी कंपनी में आ गए हैं अक्टूबर से। अनूप इंजीनियरिंग आगे कैसा पोटेंशियल आपको दिख रहा है? और थोड़े से ऊपर के भाव के इनके पास शेयर जरूर है, लेकिन निवेशित रहने की आप सलाह देंगे? बिल्कुल अभिषेक, देखिए मुझे लग रहा है कि ये लालबाई ग्रुप कंपनी है जो अरविंद की एक पार्ट हुआ करती थी। डीमर्जर के बाद ये सेपरेट कंपनी लिस्ट हो गई। कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट सेकंड क्वार्टर के बाद कंपनी ने कहा है कि जो सेकंड हाफ रहेगा FY23 का, वो पहले हाफ से काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा रहेगा। ऑयल एंड गैस और हाइड्रोकार्बन सेक्टर में काफी बड़े ऑर्डर इनको मिले, तो मेरे ख्याल से निवेशक को यहाँ पे कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम देना चाहिए। कंपनी काफी वेल मैनेज्ड है, जीरो डेट बिजनेस है, प्लस अच्छा मुनाफे के मार्जिन भी कमाते हैं। तो यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोग्राम कॉर्पोरेट से बढ़ता है तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, बट विद अ टाइम फ्रेम ऑफ 8 to 12 मंथ्स। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको अनूप इंजीनियरिंग में दे दी गई है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। कल्याण से कीर्ति राजा हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। कीर्ति नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। मेरे पास गणेश हाउसिंग का 500 शेयर है। हेलो ओके, हेलो, हाँ मेरे प्राइस कितना समय दे सकते हैं आप? हाँ हेलो, ठीक है, आपका जी आपका सवाल हमें मिल गया है। थोड़ा टेक्निकल दिक्कत आ रही है आवाज में, लेकिन इनका सवाल है हमारे पास। अब मुनाफा हो रहा है। गणेश हाउसिंग ये रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है
जिसमें कि इन्होंने खरीदारी की हुई है और 500 शेयर्स 107 के भाव पर इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री की और मुनाफा भी हो रहा है। अविनाश जी, इस कंपनी को क्या आप ट्रैक करते हैं? काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। अगर इनके मुनाफे की बात करें तो करीब करीब यहाँ पर 11 लाख के आसपास का मुनाफा इनको इस वक्त हो रहा है स्टॉक में और क्वांटिटी भी अच्छी थी, इस वजह से ये जो मुनाफा है ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये कंपनी को आप ट्रैक करते हैं क्या? आगे के प्रोस्पेक्ट क्या दिखाई दे रहा है और जो भी मुनाफा है वो लेकर निकल जाना चाहिए अभी इनको स्टॉक से? इनफैक्ट पूजा, मुझे लग रहा है कि देखिए ये कंपनी अहमदाबाद बेस्ड एक रियल एस्टेट कंपनी है और पिछले 6-8 महीने से इन्होंने जो एग्जीक्यूशन दिखाया है वो बहुत ही बेहतरीन है। इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो मैं इनको राय दूंगा कि अभी भी ये होल्ड करें, क्योंकि आने वाले 12-18 महीने में जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स इन्होंने अनाउंस किए हैं और जिस प्रकार की एग्जीक्यूशन लाइनअप है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। गुजरात मार्केट में इनका अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, प्लस एक लग्जरी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आने वाले समय में परफॉर्मेंस और भी अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करें डेफिनेटली। अगर स्टॉक 375-380 जाता है तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर ले, क्योंकि इनकी क्वांटिटी काफी बड़ी है, बट रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। गणेश हाउसिंग को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, ललितपुर से मयंक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मयंक जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? ठीक है, मयंक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, इनका सवाल ले लेते हैं। विप्रो को लेकर इनका सवाल आया है। 100 शेयर हैं 436 रुपए के भाव पर। अविनाश जी आपसे जवाब चाहेंगे। हालांकि हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में अगर साल के ऊपरी स्तर से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, लेकिन वो शायद गलत होगा आप देखना, क्योंकि रिकवरी की शुरुआत हो गई है। लेकिन इस रिकवरी में भी विप्रो उतना ऊपर नहीं आ पाया है, लोअर लेवल से 10-12% के आसपास की रिकवरी है। बाकी जो स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि 15-20-25% तक चले हैं। विप्रो के बारे में आपकी क्या राय है और इसमें बने रहें या फिर कहीं और स्विच कर लें? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए विप्रो एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी सारे दूसरे आईटी कंपनीज के मुकाबले में कम है। मुझे लग रहा है कि अगर ये चाहे तो आईटी कंपनीज में इन्फोसिस या टीसीएस में ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, क्योंकि हमको लग रहा है कि देखिए आईटी को अगर प्ले करना है तो आपको दिग्गज प्लेयर से इन्वेस्ट करना चाहिए। जहाँ पे हमको लग रहा है कि बाउंस आएगा तो पहले इन शेयरों में इफेक्ट आना चाहिए। ओवरऑल विप्रो में हमको लग रहा है कि ऐसा कोई बड़ा नियर टर्म ट्रिगर दिखता नहीं है जिससे कोई स्टॉक में कोई अच्छी रेटिंग हो। तो आई वुड सजेस्ट स्विच करना ही है तो इन्फोसिस या टीसीएस में करें, और वो भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म से करें, क्योंकि अगले 1-2 क्वार्टर्स थोड़ा सा आईटी सेक्टर के लिए चैलेंजिंग होगा, ऑल्दो वैल्यूएशंस अभी कंफर्ट जोन में है। तो इन्फोसिस ज्यादा पसंद आ रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय है अविनाश जी की तरफ से। आपके सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे साथ जमशेदपुर से एक दर्शक शामिल हैं, राकेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। राकेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है कि मेरे पास सोना बीएलडब्ल्यू का 70 शेयर है 551 के रेट पर, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। एवरेज करके 551 लाया हूँ, और भी इसमें शेयर लेने के लिए इच्छुक हूँ, के लिए नजरिया चाहता हूँ। अच्छा, अविनाश जी आपसे राय लेना चाहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशक है, काफ़ी समय से सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन ये होल्ड कर रहे हैं, और ये जो 551 है ये इनकी एवरेज प्राइस है इस वक्त। क्या करना चाहिए अभी इस स्टॉक में, और इनको ऐड करना चाहिए, बने रहना चाहिए, या फिर निकलने की राय देंगे और कोई और स्टॉक इनको सुझाएंगे? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए क्या सोना बीएलडब्ल्यू अच्छा लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में काफ़ी दिग्गज प्लेयर है। करीबन 25 ग्लोबल कंपनीज के साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करती है इनके साथ ये काम करती है। इंडिया में भी काफ़ी बड़े अकाउंट्स इनको मिले, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में दिख रहा है, आने वाले 2-3 सालों में ऑब्वियसली ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नियर टर्म में थोड़े से हेडविंड्स है, क्योंकि यूरोप से इनका काफ़ी बिजनेस आता है। मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो ये प्राइस पे ये ज़रूर एवरेज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि टेक्निकली तो कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर्स के बाद होपफुली यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो इनका नजरिया थोड़ा लंबा हो तो एवरेज जरूर करे, थोड़ी क्वांटिटी और बढ़ाए, क्योंकि लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि 1-2 क्वार्टर्स आगे थोड़ी सी दिक्कत कंपनी को फेस करनी पड़ेगी, बट ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है।
ठीक है, लंबी अवधि के लिए सोना कॉमस्टार में कोई दिक्कत नहीं है अविनाश जी के मुताबिक। चलिए और आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी की ABCD। और रोज की तरह कमोडिटी की ABCD लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन, बताइए आज क्या है सब्जेक्ट, आज का क्या है टॉपिक? देखिए, RBI के जिस तरह से कल रूलिंग आए हुए थे, उन्होंने अब IFSC पे गोल्ड की हेजिंग की मंजूरी दे दी है। तो जो गिफ्ट सिटी में IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, उसके अंदर IIBX है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, जो देश का पहला बुलियन एक्सचेंज है। वहाँ पर अब गोल्ड में हेजिंग हो पाएगी, डॉलर टर्म में हेजिंग हो पाएगी। और इससे इसका फ़ायदा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो यहाँ की रेजिडेंट एंटिटी है, जो गोल्ड कारोबार से जुड़े हुए जितने भी एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर्स है, रिफाइनर्स हैं, साथ ही जितने ज्वेलर्स हैं, ऑलरेडी यहाँ पर 75 ज्वेलर्स IIBX के साथ रजिस्टर्ड है। और वो पूरा इकोसिस्टम जब एक बार तैयार हो जाएगा, अभी तक वो सिर्फ यहाँ IIBX के जरिए सिर्फ गोल्ड का इंपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो LBA में अप्रूव्ड हो या फिर UAE वाले जो सप्लायर है उनके जरिए कर रहे थे। लेकिन अब प्राइस रिस्क तो हमेशा बना रहता है। अब RBI के इस मंजूरी के बाद अब ये लोग आके IIBX पर अपने फ्यूचर्स के जरिए हेजिंग कर पाएंगे। तो IIBX का कहना है कि वो जल्द अब फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए अर्जी देंगे रेगुलेटर्स के पास। अगर ये मंजूरी मिलती है तो लोगों के पास अब हेजिंग का यहाँ पर बेहतर विकल्प होगा। डॉलर टर्म में गोल्ड की यहाँ पर हेजिंग हो पाएगी। 3 प्रोडक्ट ऑलरेडी IIBX के पास है, जो 2 LBA में सप्लायर्स है, जो गोल्ड का 1 kg का कॉन्ट्रैक्ट है और 100 ग्राम का जो गोल्ड मिनी है। साथ ही UAE वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो UAE के सप्लायर्स के जरिए जो आएंगे, वो 1 kg का कॉन्ट्रैक्ट है। तीनों कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी गोल्ड से जुड़े हुए कारोबारी है, वो रजिस्ट्रेशन के बाद IIBX पे गोल्ड की हेजिंग जल्द कर पाएंगे। और RBI के इस फैसले का से इंडस्ट्री काफ़ी खुश है। और जल्द ही जो इंटरनेशनल मार्केट की तरह इंडिया में भी प्राइस डिस्कवरी गोल्ड की हो पाएगी और हेजिंग के लिए एक बेहतर विकल्प भारत में भी उपलब्ध होगा। ठीक है, तो गोल्ड को लेकर एक ज़रूरी चीज़ आपको विश्व ने बताई है। आगे बढ़ेंगे, श्रीनगर से कौसर है हमारे साथ फोन लाइन पर। कौसर जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए सवाल है इनके पास। KEI इंडस्ट्रीज़ के 300 शेयर हैं 1605 रुपये के भाव पर, और इसका भाव इस वक्त ट्रेड कर रहा है 1560 रुपये के आसपास, थोड़ा सा नीचे ज़रूर है KEI इंडस्ट्रीज़। अविनाश जी, KEI या फिर जो दूसरी जो वायर बनाने वाली जो और कंपनियां हैं, आपका क्या व्यू है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कम से कम रॉ मटेरियल के फ्रंट पर इनको काफ़ी राहत मिल रही है, इसमें आप बने रहने की सलाह देंगे? अभिषेक, बिल्कुल। देखिए, कॉपर के प्राइसेस अगर हम देखें तो ऊपरी लेवल से करीबन 30-40% गिरे हैं। प्लस सारी जो केबल कंपनियां हैं वो अच्छे ऑर्डर बुक्स कमांड कर रही है। आने वाले समय में जिस प्रकार का इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट प्लान कर रहा है, प्लस प्राइवेट सेक्टर में जो कॉर्पोरेट कैपेक्स हो रहा है, इसमें फायदा जरूर मिलेगा। KEI ने एक B2C सेगमेंट में भी एंट्री की है। ओवरऑल ऑर्डर बुक भी इनकी काफी मजबूत है और मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर इनका नजरिया कम से कम 12-18 महीना है तो इनको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से होल्ड करिए। ओवरऑल नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे मिलने की उम्मीद है, तो होल्ड करने की राय। ठीक है, KEI को लेकर ये व्यू अविनाश जी का। लेकिन हम देख रहे हैं कि L&T के शेयर में आज भी तेजी है और लगातार ये तेजी का चौथा सत्र है। आखिर ये तेजी क्यों बन रही है, क्या इसके ट्रिगर्स हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए, L&T लगातार जोश में है, नई बड़ी कंपनी है, लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, L&T फोकस में है और पहली बार जो है कंपनी जो है उनके 3 लाख करोड़ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसको पार किया गया है। रिकॉर्ड ऊंचाई पे चल रही है कंपनी और देश का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा कंपनी है। और ऑफ कोर्स पिछले 4 सेशंस में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। और जून के लेवल से बात करें तो वहाँ पे जो है 48% का जो है ग्रोथ जो है उछाल देखने मिला है। लेकिन इसका मेन रीज़न ये है कि जो कैपेक्स पिकअप हुई है उसके कारण सबसे बड़े बेनिफिशियरी ऑफ कोर्स L&T रहने वाले, और उसके कारण जो है कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा देखने मिल सकता है। अब ये जो है फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि अब प्राइवेट कैपेक्स के नंबर्स जो है अब आने लगे, वो बड़े हैं। अगर H1 FY23 के आंकड़े की बात करें जो पहले 6 महीने हैं इस वित्त साल के, तो यहाँ पे देख रहे लगभग 93,800 करोड़ की जो है
प्रोजेक्ट ऑलरेडी मिल चुके हैं। और अगर वित्त साल 2023 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ के ऊपर है, जहाँ पे उनके गाइडेंस के जो हासिल कर सकता है। और ये मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी आ रही है, प्राइवेट कैपेक्स में पिकअप हो रहा है। और अगर देखें तो आप कंस्ट्रक्शन ले लीजिए या आप ले लीजिए इंजीनियरिंग, इस इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, तो इसके बाद जो है एक रब ऑफ इफेक्ट जो है उनके बाकी सारे प्लेयर्स को भी देखने मिल सकता है। और हम लोग देख रहे हैं हाल ही में इंफ्रा स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल रही है, आय के ज़रिए कंपनी का जो है स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है पीएल में, और वो जो है बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके कारण जो है फाइनेंशियल्स में भी जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। लेकिन सरकार ने जो फोकस की है वो स्पेशली की है आपको इंफ्रा के स्पेंड में, और दूसरा है पीएलआई स्कीम के, इसके कारण भी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। तो बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं। लेकिन कुछ सेगमेंट्स है जिस पे कंपनी फोकस कर रही है। इन 2 सेगमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। पहला है ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट और दूसरा है डेटा सेंटर। तो ये जो है फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट्स है जहाँ पे कंपनी आगे फोकस कर रही है। अब याद रखिए बजट भी आने वाला है, तो एक अच्छी रनअप जो है एनालिस्ट का मानना है कि देखने मिल सकता है, डिस्पाइट अभी लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे स्टॉक है उसके अलावा। और अगर स्टॉक ट्रैकर की बात करते हैं तो ये भी देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में स्टॉक ऑलरेडी 35% का ग्रोथ दिखाया और 1 साल में लगभग 17% का ग्रोथ है। तो ओवरऑल जो है आज एल&टी जो है दिन के ट्रेड में फोकस रहेगा। शुक्रिया शरद। तो एल&टी के स्टॉक में हम देख रहे हैं कि अच्छा एक्शन है और जून के निचले स्तर से तकरीबन 48% के आसपास का उछाल आ गया है। अविनाश जी, 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप क्रॉस कर लिया है कंपनी ने। हम देख रहे हैं कि जो इनका ऑर्डर बुक का जो गाइडेंस है वो है करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का। तो काफ़ी सॉलिड टारगेट्स हैं और उसको अचीव करने की दिशा में कंपनी बढ़ भी गई है। आप ये बताइए कि बजट से पहले, चूंकि ये फोकस में रहता है शेयर, क्योंकि इंफ्रा को लेकर तमाम ऐलान करती है सरकार बजट में, अभी खरीद ले क्या इसको फिर से? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो नॉट ओनली कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस ऐसे सेक्टर्स में काम करता है, बट इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर आईटी में भी है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जिनको कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया से पोर्टफोलियो स्टॉक लेना है, इनको डेफिनेटली थोड़ा सा इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। हमने पहले भी ये स्टॉक आपके चैनल पे कहा था, हमारा नियर टर्म का टारगेट करीबन 2250 है। तो मुझे लग रहा है कि बजट में अगर थोड़ा सा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्पेंडिंग के लिए फोकस मिलता है तो डेफिनेटली इसमें और मीडियम टर्म में तेजी बनेगी। तो डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म नहीं बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने जैसा स्टॉक है। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड इन्वेस्टर कम से कम 1.5-2 साल यहाँ पे निवेशित रहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको एल&टी में दे दी गई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक को रखिए, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और अच्छी ग्रोथ देखने की यहाँ पर संभावना दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। रांची से कुमार विश्वजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते मैडम, मैंने ड्रीम फोक सर्विसेज के 100 शेयर्स 540 के भाव पे खरीदा था पहले ही दिन, तो उसका क्या फ्यूचर है? ओके, बिल्कुल। स्नेहा, आप राय दीजिए। ड्रीम फोक्स में हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तर पे ले लिया था। लिस्टिंग गेन तो काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन इनकी जो खरीदारी है वो थोड़ी ऊपरी स्तर पे, और हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक में गिरावट ही नज़र आ रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका स्टॉक पर? पूछा, इसमें ज़्यादा चार्ट तो नहीं है मेरे लिए ट्रैक करने के लिए, बट अगर आप देखें तो रिसेंटली जो इनिशियली जब भी करेक्ट हुआ था उसके बाद उस काउंटर ने अराउंड 365 तक के लोज मारे थे। तो 360 एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है, तो जब तक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मे बी एक चांसेस है रिकवरी की, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखें तो कोई खास ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है अपसाइड में। तो मेरे लिए तो जब तक अगर किसी ने होल्ड किया है तो 360 आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। अगर एक रिकवरी आती है 387 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा अपसाइड स्कोप रहेगा, जहाँ पे ये 410 तक के लेवल दिखा पाए। ठीक है, ड्रीम फोक्स को लेकर व्यू स्नेहा का। कोलकाता से मृणाल हमारे साथ है। मृणाल नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ, मेरे पास जीआईसी हाउसिंग का एक इक्विटी है, 65 नंबर का है, 160 पे लिया हुआ है। 3 साल हो गया है, इसको होल्ड करना है या सेल करना है, इसके लिए पूछ रहा। 3 साल हो गया है? 3 साल हो गया, क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा था उस टाइम, तो मैं उस टाइम उसको सेल नहीं किया था। उसका मैं एवरेज किया था, एवरेज करके कुछ शेयर मैंने सेल किया था। उसके बाद अभी देख रहा हूँ थोड़ा
वो 175 तक आया है। अभी मेरा एवरेज जो है 160 है। ठीक है, 160 रुपए की औसत भाव पर ये शेयर है अविनाश जी, और हम देख रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में या फिर एनबीएफसी में कुछ दिनों से अच्छा एक्शन दिख रहा है। जीआईसी हाउसिंग की बात करें तो मुझे तो वैल्यूएशन वाइज भी ये ठीक लग रहा है। क्या अभी निवेशित रहें? हालांकि समय काफ़ी ज़्यादा दे दिया है, लेकिन आगे की राह इसकी कैसी लग रही है आपको? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। पहली बात तो इन्होंने 3 साल पहले ये स्टॉक लिया था, तभी इंटरेस्ट रेट साइकिल काफी कम थी, यानी डाउनवर्ड साइकिल थी। अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल काफी तेजी से बढ़ रही है। हमको लग रहा है कि आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए इंटरेस्ट रेट साइकिल आगे बढ़ती रहेगी, तो इसका फायदा जीआईसी हाउसिंग जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को जरूर मिलेगा। और आपने सही कहा कि वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव है। इनका नजरिया कम से कम 12 to 15 मंथ होना चाहिए, और इन्होंने इतना इंतजार किया है, तो मेरे ख्याल से अगर ये और 12-15 महीने वेट करते हैं तो अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। ठीक है, तो होल्ड करिए। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में आपके एवरेज प्राइस के पास ही ये स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है हल्के मुनाफे में, लेकिन थोड़ा समय दीजिए तो और अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है जीआईसी हाउसिंग में। ये राय। व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल भेजा है उदयपुर से विनोद जी ने। इनका सवाल है सीईएससी पर 1000 शेयर्स इन्होंने 91 के भाव पर लिया हुआ है। स्नेहा, आप सजेस्ट करिए अपने जो 52 वीक हाई है 94 का, उसी के आसपास इन्होंने यहाँ पर एंट्री ली, और देखिए स्टॉक में लगातार उसके बाद से एक डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। 76 के पास स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है और काफी नुकसान भी इनको झेलना पड़ रहा है इस शेयर में। क्या करना चाहिए? अभी बने रहे और स्टॉप लॉस भी सुझाइए। अगर आप ये काउंटर देखें तो इसके वीकली चार्ट में थोड़ा सा करेक्ट जरूर हुआ है, बट एक अच्छा बेस फॉर्म हो गया अराउंड 70-71 के आसपास। तो आई थिंक जब और जो रिसेंटली भी अगर आप देखें तो एक अच्छे वॉल्यूम्स दिखे हैं इस काउंटर में, तो आई वुड से करके कि इसे होल्ड करें। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 200 सिंपल मूविंग एवरेज का, दैट इज अराउंड 78 के आसपास, बट आई थिंक ये निकल सकता है जिस तरह के वॉल्यूम्स है। आई वुड से होल्ड करें। 70 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा है। अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट करके ये काउंटर एटलीस्ट आपको 80-81 तक के लेवल्स दिखा सकता है इमीडिएटली। वंस इट क्रॉसेस दोज लेवल्स तो यहाँ पे और अच्छी तेजी आ जाएगी और थोड़ा मोमेंटम भी आ जाएगा, जिसके कारण यू कैन एक्सपेक्ट कि ये 86-87 तक के लेवल्स भी दिखा देगा। ठीक है, 86-87 के लेवल तक जा सकता है सीईएससी का शेयर। हैदराबाद से हरीश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हरीश जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? जी नमस्कार सर, मेरा बजाज 300 है, 500 शेयर है, 1780 भाव पे है, तो वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 साल रुक सकता हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म आपने लिया कब हरीश जी शेयर? ये जी ये 3 महीने पहले लिया था सर। 3 महीने पहले ये शेयर लिए गए हैं। अविनाश जी, बजाज फिनसर्व आप देखिए 1780 रुपये की खरीद है, 1605 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ से आप इसकी कैसी चाल देख रहे हैं और इसमें क्या निवेशित रहना चाहिए अगर किसी का नजरिया लंबी अवधि का हो तो? हाँ अभिषेक, इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड जरूर बनता है। देखिए पहली बात, बजाज फिनसर्व एक होल्डिंग कंपनी है जो जनरल और नॉन जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस भी चलाती है, और बजाज फाइनेंस इनकी सब्सिडरी है। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी मार्केट में इस स्टॉक में इसलिए क्योंकि जनवरी से मार्केट का ऐसा रिपोर्ट है कि जियो फाइनेंशियल मार्केट्स में एग्रेसिवली आएगी, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत दूसरे प्लेयर्स जैसे बजाज फिनसर्व को भी होनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए लॉन्गर टर्म में एनबीएफसी और फाइनेंशियल स्पेस में मार्केट अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, तो इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल होना चाहिए। मुझे लग रहा है बजाज ग्रुप का मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5-2 साल अगर ये होल्ड करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। तो करंट प्राइस पे बिकवाली ना करें, यहाँ पे होल्ड करने की राय। ठीक है, तो करंट लेवल से बिकवाली नहीं करें, होल्ड करने की राय इस वक्त इस स्टॉक में आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें शमशाद जी का आया है व्हाट्सएप के जरिए। पेटीएम पर इन्होंने सवाल पूछा है। स्नेहा आप सजेस्ट करिए, 55 शेयर्स 541 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा एक अच्छी तेजी भी आई थी स्टॉक में, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर 600 के आसपास के लेवल्स देखे, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक गिरावट ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। बीच में स्टॉक ने
ये 600 के आसपास भी आया था, लेकिन उसके बाद से एक दबाव हावी है और पिछले एक महीने में हम देखेंगे तो 134 अंकों की गिरावट भी आ गई है। एंकर लॉकिंग भी हाल फिलहाल में खत्म हुआ था, उसके बाद हमने एक गिरावट भी देखी। अभी क्या करना चाहिए इस शेयर में? पेटीएम में इनको नुकसान हो रहा है, 508 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लेवल्स क्या देख रही हैं आप चार्ट्स पर? अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो आई थिंक यहाँ पे जब भी करेक्शन आया उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। रिसेंटली जो पुल बैक मूव आया है वहाँ पे थोड़ी सी वॉल्यूम्स आई है, तो आई वुड से करके कि यहाँ पे एक अराउंड 500 के आसपास 480 से लेके 500 जोन पे एक सपोर्ट बन रहा है। तो जब तक वो 580 के ऊपर ट्रेड कर रहा है आई थिंक थोड़ा होल्ड किया जा सकता है। जब भी अगर वो 480 ऑन द लोअर साइड, 480 500 एक सपोर्ट जोन है, तो 480 के नीचे अगर कभी भी जाता है तो इसे एग्जिट कर दे। एक गैप है और वहाँ पे वॉल्यूम्स भी थे, तो मुझे लगता है कि वो एक इमीडिएट सपोर्ट एक्ट कर सकता है। हालांकि चार्ट स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ कोई बहुत ही ज्यादा तेजी के चांसेस नहीं लग रहे। अपसाइड में उनके जो बाइंग लेवल्स के आसपास 540 548 के आसपास के रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस करता है तो पॉसिबिलिटी है करके कि अगर ये काउंटर 630 635 तक के लेवल दिखा सकता है, तो एक मतलब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 480 होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, 480 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पेटीएम को होल्ड करने की सलाह है। बाजार में हम देख रहे हैं कि आज एक रेंज बाउंड ट्रेड है, हल्की सी बढ़त है, हालांकि निचले स्तर से थोड़ा रिकवरी ज़रूर आई है, लेकिन अगर कोई वो शेयर या सेक्टर जो बाजार को नीचे खींचने काम कर रहे हैं वो है आईटी, इसके अलावा फार्मा। आईटी इंडेक्स तकरीबन 0.5% नीचे है। फार्मा इंडेक्स में देख रहे हैं कि 1% के आसपास की कमजोरी है और इसमें भी सन फार्मा के शेयर में देख रहे हैं कि 2% से ज़्यादा की गिरावट है और आज लगातार 5वां सत्र है जब ये शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। सन फार्मा के लिए क्या मुश्किलें हैं, क्यों ये शेयर गिर रहा है, इस पर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी पंकज पोद्दार। पंकज, क्या प्रॉब्लम है सन फार्मा में? तो एक एक्सचेंज अनाउंसमेंट आया है अभिषेक, जिसमें उनकी एक हलोल फैसिलिटी है मोहाली के पास, जिसमें एक इंपोर्ट अलर्ट यूएस एफडीए से आ गया है। इसमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बट अगेन ये एक फैसिलिटी है जिसमें प्रॉब्लम कंटिन्यूड रही है, क्लियर हुआ और प्रॉब्लली अब वापस से आपको इस पर दिक्कतें दिख रही है। ये फैसिलिटी का रेलेवेंस काफ़ी कम हो गया है। कंपनी हैज़ मूव्ड ऑन टू स्पेशलिटी एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर ओनली फोकस्ड ऑन दैट। तो इसके लिए इसका इम्पैक्ट जो 2013-14 में आया था जब इसे इंपोर्ट अलर्ट आया था, उतना बड़ा इम्पैक्ट शायद नहीं हो। और दूसरा, ये फैसिलिटी ऑलरेडी वार्निंग लेटर में थी। इसके लिए एक इंपोर्ट अलर्ट इज एन अपलिफ्टमेंट फ्रॉम देयर, बट किसी ने कोई खास रेवेन्यू बिल्ड इन नहीं किया था ये फैसिलिटी से। बट फिर भी 3% सेल्स का है ये एंड ओवरऑल इसमें से 14 प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है। हमें वो 14 प्रोडक्ट्स की डिटेल नहीं पता, बट डेफिनेटली छोटा मोटा 2-3% का ईपीएस कट जरूर आ सकता है और यही शायद मार्केट फैक्टर कर रहा है विद द 2.5% डिक्लाइन दैट यू आर सीइंग। शुक्रिया पंकज। तो हलोल प्लांट को लेकर यूएस एफडीए का इंपोर्ट अलर्ट आया है, हालांकि जैसा कि पंकज बता रहे हैं और अच्छे से उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आय का 3% हिस्सा ही आता है इस प्लांट से, तो बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव नहीं है। लेकिन इस पर एक राय हम अविनाश जी आपसे ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ये 5वां सत्र है जब ये शेयर टूट रहा है। हलोल प्लांट हालांकि इनके लिए इंपॉर्टेंट प्लांट एक ज़रूर है और चिंताएं बढ़ जाती हैं कि कहीं और प्लांट को लेकर कुछ दिक्कतें तो ना आ जाए, इसके चलते थोड़ी घबराहट बढ़ती है निवेशकों के मन में। सन फार्मा इस गिरावट के बाद लगातार 5-6 सत्र के बाद, क्योंकि लगातार ये शेयर चला था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा करेक्शन वाला फेज आया है, लोअर लेवल्स पर क्या आप अकोमोडेट करने की सलाह देंगे सन फार्मा को? जिनके पास शेयर नहीं है क्या वो एंट्री कर सकते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे पंकज ने कहा कि हलोल फैसिलिटी का कोई बड़ा अर्निंग्स इम्पैक्ट एनालिस्ट अपने नंबर्स में फोरकास्ट नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये जो इवेंट हुआ है थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, तो उसी कारण से शेयर में थोड़ी कमजोरी आपको देखने को मिली है। बट अगर नंबर्स की बात करें तो Q2 में बहुत ही दमदार नंबर आए थे। कंपनी का फोकस स्पेशलिटी पे ज़्यादा आ चुका है और हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही भी इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो जिनका नज़रिया कम से कम 12-15 महीने, मैं समझता हूँ कि सन फार्मा एक बड़ा फार्मा प्लेयर है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका मार्केट है, कस्टमर्स है। तो इसमें ये जो इवेंट है इससे कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आएगा आने वाले नंबर्स पे, ऐसा लग नहीं रहा है। तो डेफिनेटली अगर किसी को लॉन्ग टर्म खरीदना है तो ये कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए, बट नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि फार्मा स्टॉक में सन फार्मा बहुत अच्छी तरह से चला था। तो ये थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन या करेक्शन का फेज है, तो ये खत्म होने के बाद एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये व्यू सन फार्मा पर आपको दे दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट, उससे जुड़ी खबर और लगातार हम देख रहे हैं स्टॉक में दबाव है। आज भी इस खबर के चलते करीब 2.5% की गिरावट सन फार्मा में 3% की गिरावट सन फार्मा में देखने को मिल रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदयपुर से। प्रतेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। मैम मेरा सवाल था कि मेरे पास SML Isuzu के 40 शेयर्स हैं एट ₹501, तो क्या मुझे अभी इसको बुक कर लेना चाहिए या होल्ड रखना चाहिए? ऑलराइट, चलिए अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको और काफ़ी अच्छे लेवल पर एंट्री भी की आपने। स्नेहा क्या सजेस्ट करेंगी? 501 इनकी खरीद भाव है और इस वक्त देखिए 750 के आसपास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है, मुनाफे में है। होल्ड करें इस स्टॉक में या फिर निकल जाए मुनाफा बुक करके? आई थिंक यहाँ पे होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉक में तेजी है और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि और अच्छी अपसाइड भी देखने को मिलेगी। एक स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 410 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जा सकता है। मैंने Isuzu को स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। श्रवण है हमारे साथ फोन लाइन पर, अगले दर्शक दिल्ली से। श्रवण नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मैंने एक आदित्य AMC का IPO लिया था। कौन सा शेयर? आदित्य बिरला AMC? जी सर। कितने शेयर? और 20 शेयर का IPO है सर। एक IPO में आपने लिए थे ये? हाँ जी, 712 की रेट से। और एक लेटेन व्यू के 20 शेयर है मेरे पास 691 की रेट से। ठीक है, चलिए पहले आदित्य बिरला सन लाइफ AMC की बात करें। स्नेहा आप इस पर राय दे पाएंगे क्या? क्योंकि हमने देखा था कि लिस्टिंग के बाद से उतार चढ़ाव बहुत हुए हैं, लेकिन ये शेयर एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही चल रहा है। लगातार हमने गिरावट का ट्रेंड देखा है, छोटे बहुत जो उछाल आए हैं वो सस्टेन कर नहीं पाए हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान अगर IPO भाव से जोड़ेंगे तो कोई भविष्य आपको दिख रहा है? चार्ट्स कुछ ऐसा संकेत दे रहा है इसका? ज़्यादा तो ये काउंटर में ट्रैक नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा चार्ट अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अविनाश जी आपको ये राय देंगे इस पर, आदित्य बिरला AMC यहाँ से किस तरह की चाल दिख रही है आपको? देखिए मुझे लग रहा है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म निवेशित रहना है तो ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है। इनफैक्ट आदित्य बिरला सन लाइफ के पास AB कैपिटल भी इनका एक ग्रुप कंसर्न है और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आदित्य बिरला सन लाइफ में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर से नॉट ओनली मार्केट शेयर गेन्स कर रहे हैं बट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। हालांकि देखिए स्टॉक मार्केट में इनका IPO के बाद कोई बड़ा परफॉर्मेंस पॉजिटिव नहीं है। अगर लंबी अवधि की बात करें तो मुझे लग रहा है कि फंड हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर किसी को 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखना है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कोई बड़ा अपसाइड ना आए, लेकिन अभी हाल ही में AMC कंपनीज वापस चर्चे में आ रही है, वापस फोकस में आ रही है, तो इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलेगा। बट डेफिनेटली टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, शॉर्ट टर्म में शायद इतना स्टॉक ना बढ़े। ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ को लेकर ये व्यू, लेकिन लेटेंट व्यू के भी शेयर हैं। श्रवण आप बता पाएंगे ये किस भाव पर है लेटेंट व्यू के? 691 के हिसाब से। 691 पर? जी सर, 20 शेयर है मेरे पास। ठीक है, 691 पर 20 शेयर हैं लेटेंट व्यू के। भाव हमें थोड़ा सही करना पड़ेगा, कुछ टाइपिंग एरर हो गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 360 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है और हमने भी इस स्टॉक में भी थोड़ी स्थितियां खराब होती हुई देखी हैं। हालांकि 300 रुपये के भाव से थोड़ी रिकवरी की कोशिश ज़रूर है, लेकिन अविनाश जी क्या ये शेयर अभी भी महंगा है इस भाव पर भी, वैल्यूएशन की अगर बात करें तो? और आगे आपको किस तरह के मौके दिख रहे हैं शेयर में? देखिए पहली बात तो अभिषेक ये प्योर IT कंपनी नहीं, ये डेटा एनालिटिक्स कंपनी है और हम समझते हैं कि पब्लिक इशू के बाद बहुत तेजी स्टॉक में हुई थी। अभी ऑब्वियसली थोड़ा सा मुनाफा वसूली और थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात, कंपनी के पास 1100 करोड़ की कैश है। कंपनी ने ये भी कहा है कि वो बहुत जल्दी वो कैश से कोई एक्विजिशन खरीदने की बातें कर रही है। वो बिजनेस डोमेस्टिकली काफी अच्छा है। हमको लग रहा है डेटा एनालिटिक्स एक प्रॉमिसिंग एरिया है, तो अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रही है। और मुझे लग रहा है कि देखिए IPO के टाइम पे जब स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ता है तभी थोड़ा सा मुनाफा वसूली करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल IPOs में ऐसा देखा जाता है कि 5-6 महीने के बाद IPO के जो प्राइसेस होते हैं शेयर्स वो थोड़े गिर जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर ये चाहे तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया कम से कम 1.5-2 साल रखे। कंपनी अच्छी है, लेकिन प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तभी पैसा बनाएंगे जब थोड़ा सा एवरेज करके इनका कॉस्ट कम करेंगे। ठीक है,
ऑलराइट, तो ये राय आपको आपके दोनों ही शेयरों पर दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फोन लाइन के जरिए हमारे साथ चुन्नीलाल जी मौजूद हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो हेलो जी हेलो जी जी, सवाल पूछिए अपना। क्या सवाल है, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास यूनियन बैंक के 100 शेयर है। संपर्क इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। टीवी का वॉल्यूम इनका चालू, इस वजह से ठीक से आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, इनका सवाल हमारे पास आ चुका है, वो ले लेते हैं। यूनियन बैंक के शेयर है इनके पास, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं इन्होंने 5000 क्वांटिटी इनके पास है और 100 के भाव पर इन्होंने यूनियन बैंक लिया हुआ था। ऐसा लग रहा है काफ़ी पहले की खरीद लग रही है इनकी। समय दिया, स्टॉक में गिरावट भी आई, हमने देखा कि 23 तक के लेवल्स भी देखे, और उसके बाद से देखिए सरकारी बैंकों में जो रैली आ रही है, इनका जो नुकसान है वो थोड़ा ज़रूर यहाँ पर कम हुआ है। बट आशीष जी, आप, अविनाश जी, आप सजेस्ट करिए। यूनियन बैंक 87 के पास आ चुका है, 100 के लेवल पर इन्होंने खरीदा हुआ था बहुत पहले, और क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी क्या करें इस शेयर में? ये लेवल्स कुछ समय में देखने को मिलेंगे 100 के आसपास के, या फिर निकल जाना चाहिए इन स्टॉक से? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक लिया है पूजा, और काफी पहले की खरीद लगती है। बट जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमने यूनियन बैंक के नंबर्स में देखा है, और जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ साइकिल अभी हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबल है कि ये 100 के ऊपर जाए। काफी अच्छी बाइंग अभी पीएसयू बैंक्स में हो रही है, और यूनियन बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। मेरे ख्याल से कम 6-8 महीना और होल्ड करिए। बैंकों के लिए अच्छा समय है, और यूनियन बैंक को भी बेनिफिट मिलेगा। तो 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर इनके पास है तो ये होल्ड करे। होपफुली नॉट ओनली इनकी कॉस्ट बट थोड़ा बहुत मुनाफा भी मिल सकता है। ठीक है, यूनियन बैंक को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए जाते जाते जरा आपको बता दें कि इस वक्त जो मतगणना चल रही है गुजरात और हिमाचल के चुनाव को लेकर, वहाँ की स्थिति क्या है। गुजरात में कोई दुविधा नहीं किसी को, बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री हुई है, और अब तो देखिए सेलिब्रेशन की, उत्साह की तस्वीरें भी आ रही हैं गुजरात से। आपके स्क्रीन पर ये पटाखे छूटते हुए गुजरात में जश्न की, ढोल नगाड़ों पर लोग नाच गाकर जश्न मना रहे हैं जीत की। लेकिन अगर हम हिमाचल की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी स्थितियाँ बदलती हुई दिख रही हैं इस बार, क्योंकि कांग्रेस के खाते में रुझानों के मुताबिक 37 सीटें आ रही हैं, और जो कि बहुमत के आंकड़े के ऊपर हैं, यानी कि 35 सीटें वहाँ चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए, और रुझानों में 37 सीटों पर कांग्रेस आगे है। 28 सीटें बीजेपी के पक्ष में। आपका खाता वहाँ पर नहीं खुला है, आदर्श के खाते में गई हैं 3 सीटें। लेकिन गुजरात में 150 का आंकड़ा सरप्राइजिंग थोड़ा ज़रूर है। इतने भारी जीत की किसी को शायद उम्मीद नहीं रही होगी। एग्जिट पोल हालांकि ज़रूर बता रहे थे कि बड़ी विक्ट्री होगी, पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी, कांग्रेस के लिए दिक्कतें और बढ़ेंगी, वो तो साफ है। लेकिन 150 के ऊपर बीजेपी का आंकड़ा चला गया है। हर तरफ आपको स्क्रीन पर देखिए भगवा दिखेगा। कांग्रेस 19 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है, और आम आदमी पार्टी के दावे बहुत बड़े थे, यहाँ तक कि सरकार बनाने का दावा भी कर रही थी पार्टी, लेकिन सिर्फ 7 सीटों पर अब आम आदमी पार्टी का आंकड़ा सिमटता दिख रहा है। अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो चुनाव का अपडेट आपकी स्क्रीन पर 1-1 बीजेपी गुजरात में सरकार बना रही है। साफ तौर पर हिमाचल को लेकर स्थितियां शायद पूरी तरह से क्लियर होने में थोड़ा सा भी वक्त और लगेगा, क्योंकि वहां स्विंग तेजी से हो रहा है, क्योंकि छोटा राज्य है, वोटर्स की संख्या भी कंस्टिट्यूएंसीज में कम होती है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि थोड़ी उथल पुथल वहां पर चल रही है। हालांकि अब देखिए 38 कांग्रेस के पक्ष में, 27 बीजेपी के पक्ष में, 11 का फासला, और अब 3.5 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। तो वहां से भी एक तरह से तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है।